नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं शेखर त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी मशीनरी और आम जनता को अलर्ट करते हुए कहा है कि बरसात के मौसम में बीमारी की संभावना अधिक होती है। संचारी रोग लापरवाही के चलते किसी को भी हो सकते हैं। सावधानी से इसे रोका जा सकता है। सभी विभागों के समन्वय के साथ रोगों की रोकथाम के लिए अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना काल में बड़े स्तर पर काम किया है। हर प्रकार के संचारी रोगों को सरकार रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में साफ सफाई की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। अब यूपी में डोर टू डोर स्क्रीनिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं। अनलॉक 2 की प्रक्रिया की शुरुआत के साथ ही मामलों में इजाफा देखने को मिला है। राजधानी लखनऊ में हुसैनाबाद इलाके के सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं। यहां 14 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि जून जुलाई में कोरोना अपने पीक पर पहुंचेगा। खास तौर पर देश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में गुलेरिया का ये बयान बिल्कुल सही साबित हो रहा है। कोरोना से उत्तर प्रदेश में तकरीबन 24,000 से ज़्यादा मामले अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं और 817 से ज़्यादा लोगों की जानें भी गई हैं। बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में 17 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। लेकिन कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच एक खबर ये भी है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग कराने का बड़ा फैसला लिया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 1 लाख स्वास्थ्य टीमों का गठन किया गया है जो घर घर जाकर बुखार और तमाम कोरोना के लक्षणों वाले लोगों की स्क्रीनिंग करेगी और अगर कोरोना संक्रमित मरीज पाया जाएगा तो उसकी भर्ती भी अस्पतालों में सुनिश्चित करेगी। फिलहाल आज से मेरठ मंडल के 6 जिलों में यह अभियान शुरू हुआ है। सिर्फ मेरठ में ही 1400 स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही हैं, जिससे तमाम लोग बुखार और तमाम अन्य दिक्कतों से सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि ये अभियान संचारी रोगों को देखकर उठाया गया है क्योंकि मानसून सर पर है और मानसून के दौरान और मानसून के बाद संचारी रोगों में तेजी से इजाफा होता है। ऐसे में कोरोना मरीजों के बढ़ने का आंकड़ा भी अब तेजी से पैर पसारेगा और सरकार की मुश्किलें भी बढ़ना तय मानी जा रही हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में ये पूरी प्रक्रिया स्क्रीनिंग की सरकार करने जा रही है। और लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने न्यूज़ इंडिया को बताया कि लखनऊ में तकरीबन 2000 स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगाई गई हैं जो घर घर जाकर कोरोना मरीजों की स्क्रीनिंग करेंगी और तमाम संदिग्ध मरीजों की भी जांच सुनिश्चित करेंगी, जिससे सरकार के पास कोरोना का सही आंकड़ा एक तस्वीर के रूप में सामने आ सके। सरकार के ऊपर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि कोरोना टेस्टिंग को लेकर के सरकार और सरकार में बैठे अफसर खेल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस तरह के तमाम ट्वीट्स किए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने एक बड़ा अभियान कोरोना टेस्टिंग को लेकर के शुरू किया है। फिलहाल स्क्रीनिंग में कितना समय लगेगा इसको लेकर के शासन में बैठा कोई भी अफसर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और तमाम अन्य जिले जो मेरठ मंडल के अंतर्गत आते हैं, वहां पर फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की शुरुआत की है। अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बीते 24 घंटों में कोरोना के तमाम मरीज सामने आए हैं और आज केजीएमयू ने रिपोर्ट किया है तकरीबन 60 कोरोना पॉजिटिव मरीज केजीएमयू के तमाम जिलों से सामने आए हैं। झांसी में कोरोना संक्रमित डॉक्टर की मौत हो गई है। ये वहां से मेयर का चुनाव भी लड़ चुके थे। वहीं झांसी में ही पुलिस इंस्पेक्टर आशीष मिश्रा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये पुलिस इंस्पेक्टर एसएसपी समेत तमाम बड़े पुलिस अफसरों से मिला था, जिसके बाद पुलिस कार्यालय को सील कराया जा रहा है और तमाम बड़े पुलिस अफसर दहशत में आ गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जो इस इंस्पेक्टर के करीब आया होगा या सीधे संपर्क में आया होगा उसको फिलहाल क्वारंटीन किया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस प्रकार से कोविड प्रोटोकॉल को डॉक्टर और सरकारी अस्पताल ही तोड़ रहे हैं वो वाकई चिंताजनक है। केजीएमयू में
कैंसर रोगी की बिना कोरोना जांच के ही उसको भर्ती करा दिया गया और वो कोरोना पॉजिटिव निकल आया, जिसके बाद तकरीबन आधा दर्जन डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को क्वारंटीन में भेजा गया है। वहीं केजीएमयू से जुड़े सूत्रों का कहना है कि केजीएमयू में व्यवस्था है कि पहले मरीजों की स्क्रीनिंग होगी और फिर उन्हें ट्रायज में भेजा जाएगा, लेकिन बड़े डॉक्टरों और वीवीआईपी लोगों के मरीजों को तो जल्द से जल्द अस्पताल में इलाज मिल रहा है और उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, लेकिन जो गरीब मरीज दूर दराज के इलाकों से आते हैं वो बेचारे घंटों कराते रहते हैं, ना तो उनकी कोरोना रिपोर्ट का पता रहता है और ना ही उनको समय पर इलाज मिल पाता है। फिलहाल लखनऊ में पुराने लखनऊ के शीश महल इलाके से 14 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने से हड़कंप मचा है। पुलिस ने पूरा इलाका सील कर दिया है। इसमें भाजपा एमएलसी बुक्कल नवाब के परिवार के भी कई लोग बताए जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो बीते 24 घंटों के अंदर 817 मामले सामने आ चुके हैं और 17 मौतें स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट की है। ये आंकड़ा देर रात तक तकरीबन 1000 तक पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा निकल करके सामने आया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसरों की मुश्किलें भी खड़ी हो गई हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने अपनी सफाई में साफ तौर पे ये कहा है कि कोरोना से रिकवरी का रेट उत्तर प्रदेश में 69.30 है, जो कि एक बेहतर आंकड़ा है और कोरोना से अगर कोई मरीज ग्रसित होता भी है तो तकरीबन 10 दिनों में वो स्वस्थ भी हो रहा है। फिलहाल ये सुखद खबर है, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है उत्तर प्रदेश में और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स निकल करके सामने आ रहे हैं, कोरोना के तकरीबन 80% ऐसे मामले हैं जिनके अंदर मरीजों में किसी भी प्रकार के लक्षण नहीं पाए जाते और उनको अस्पतालों में भर्ती होना पड़ता है। फिलहाल देश के तमाम राज्यों ने होम क्वारंटीन की सुविधा दे रखी, लेकिन उत्तर प्रदेश में होम क्वारंटीन की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है, जिसको लेकर के भी तमाम लोगों का कहना है कि अगर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता है तो सरकार को मरीजों के लिए होम क्वारंटीन की सुविधा जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए। फिलहाल शासन में बैठे चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसरों के मुताबिक जल्द ही कई और तरीके भी कोरोना मरीजों की स्क्रीनिंग के इस्तेमाल में लाए जाएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में परिवार के हर सदस्य की जांच सरकार सुनिश्चित करना चाहती है, जिससे सरकार के ऊपर कोरोना को लेकर के किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप ना हो सके। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। देर आए दुरुस्त आए, फिलहाल इस कहावत पर उत्तर प्रदेश का बाल विकास एवं पुष्टाहार महकमा खरा उतर रहा है। निदेशालय की नई निदेशक सारिका मोहन के एक आदेश से पोषाहार में करोड़ों के फर्जी भुगतान का खेल फंसता नजर आ रहा है। तभी पिछले महीने प्रदेश में पोषाहार लाभार्थियों को बटा ही नहीं। उत्तर प्रदेश के पोषाहार महकमे का घोटालों से पुराना रिश्ता है। यहाँ पर जो भी डायरेक्टर या प्रमुख सचिव आता है उसके हाथ पोषाहार घोटाले से ना रंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाल ही में योगी सरकार ने पोषाहार निदेशक शत्रुघ्न सिंह को अपने पद से हटाया है, क्योंकि उनके ऊपर तमाम अनियमितताओं के आरोप लग रहे थे। अब विभाग में नई निदेशक सारिका मोहन आई हैं, जो स्वच्छ छवि के अधिकारी मानी जाती हैं। निदेशक पोषाहार के एक नए निर्णय से उत्तर प्रदेश में करोड़ों के पोषाहार के फर्जी भुगतान की तस्वीर सामने आनी शुरू हो गई है। दरअसल नई पोषाहार निदेशक सारिका मोहन ने जिलों में बैठे डीएम के ऊपर यह जिम्मेदारी डाली है कि जो भी पोषाहार का भुगतान होगा और जितनी मांग होगी वो पहले डीएम खुद सत्यापित करेंगे। बस यही 12 जून को जारी आदेश जिलों में न सिर्फ डीएम के गले की हड्डी बन गया, बल्कि जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी डीपीओ, जो पोषाहार महकमे में पोषाहार माफिया और कंपनियों के बीच के सिंडिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी होते हैं, उनकी गर्दनें भी इस पूरे आदेश के जरिए फंस चुकी हैं। नतीजतन जिलों में डीएम ने अभी तक सत्यापन नहीं किया और जून महीने में लाभार्थियों को पोषाहार बट ही नहीं पाया। दरअसल निदेशक सारिका मोहन ने यह आदेश जारी किया है कि पहले डीपीओ आपूर्ति आदेश खुद निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार में भेजते थे, जिसके बाद बड़े अफसर डीआई जारी कर देते थे।
लेकिन अब निदेशक ने यही आपूर्ति आदेश का सत्यापन पहले जिलों के डीएम से कराने के आदेश दिए हैं, उसके बाद ही निदेशालय डीआई जारी करेगा। नतीजतन अभी तक जिलों के डीएम ने मांग को सत्यापित न करके आपूर्ति के बारे में निदेशालय को सूचित ही नहीं किया है। माना जा रहा है कि पहले लाभार्थियों की संख्या कम या ज्यादा होने पर भी एक बड़े खेल को अंजाम दिया जाता था और कंपनियों को अधिक दरों पर ज्यादा पोषाहार आपूर्ति दिखाकर करोड़ों का फर्जी भुगतान भी दिया जाता था। लेकिन इस पूरे खेल पर 12 जून को जो आदेश जारी हुआ है उसके कारण रोक लग चुकी है। ऐसे में पोषाहार सिंडिकेट में बैठा माफिया इस आदेश को बदलवाने के लिए शासन में बैठे अफसरों से गुहार भी लगा रहा है। देखना लाजमी होगा आने वाले दिनों में आखिर क्या निदेशक पोषाहार का यह आदेश बदलता है या फिर पोषाहार महकमे में चल रहे करोड़ों के फर्जी भुगतान का खेल रोकता है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। कोरोना काल में मरीजों की जान बचाने में जुटे धरती के भगवानों की भूमिका वाकई सराहनीय है, लेकिन इन्हीं डॉक्टरों के साथ कोविड ड्यूटी में लगातार भेदभाव हो रहा है। प्राइवेट से लेकर सरकारी अस्पतालों तक के डॉक्टरों को न सिर्फ इस्तीफा देना पड़ रहा है, बल्कि सीएम योगी से शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में कोविड ड्यूटी के रोस्टर के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स की ड्यूटी भी नहीं लगाई जा रही है। इसका खुलासा सैफई पीजीआई के डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री योगी को भेजे पत्र में किया है। शासनादेश के मुताबिक 55 साल से नीचे के सभी डॉक्टर्स कोविड वार्ड में ड्यूटी करेंगे, फिर भी सैफई पीजीआई के विभागाध्यक्ष की ड्यूटी नहीं लगाई गई। कोविड रोस्टर कमेटी अपने चहेतों और विभागों की ड्यूटी भी कोरोना वार्ड में नहीं लगा रही। शिकायतकर्ता डॉक्टरों के मुताबिक इससे आइसोलेशन वार्ड में कार्यरत डॉक्टरों का मनोबल कमजोर हो रहा है। पत्र में साफ दिया गया है कि लखनऊ के पीजीआई लोहिया संस्थान और केजीएमयू में नॉन क्लिनिकल डॉक्टर्स भी कोविड ड्यूटी में लगाए गए हैं। सैफई पीजीआई में सिर्फ जूनियर्स फैकल्टी को ही कोरोना वार्ड में ड्यूटी के लिए दबाव डाला जा रहा है। देश में सैकड़ों डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। यूपी में भी तमाम डॉक्टर्स की मौतें हुई हैं और तमाम डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ फिलहाल अलग अलग अस्पतालों में कोरोना वायरस के चलते भर्ती हैं। फिर भी कोविड ड्यूटी रोस्टर का पालन न होना निहायत ही शर्मनाक है। लगता तो यही है कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना के डर के मारे अपनी ड्यूटी लगाने से पीछे भाग रहे हैं। लेकिन ये आरोप सिर्फ चंद ही चिकित्सीय संस्थानों पर है, जिसमें सबसे पहला नंबर सैफई आयुर्विज्ञान संस्थान यानी सैफई पीजीआई का है, जहां के डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री योगी को जो पत्र भेजा है वो वाकई हैरान करने वाला है। सैफई पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर राजकुमार खुद लखनऊ पीजीआई के न्यूरो सर्जरी के एचओडी रहे हैं। ऐसे में इतने बड़े डॉक्टर्स के मुखिया रहते सैफई में जूनियर डॉक्टर्स कोविड-19 ड्यूटी के दौरान जिस तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं वो वाकई प्रशासनिक तंत्र को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। सिर्फ सैफई पीजीआई ही नहीं, कानपुर के हैलेट अस्पताल में तो न्यूरो साइंस के एचओडी और चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर जीडी यादव ने अपना इस्तीफा तक दे दिया है। यहाँ के नेत्र विभाग की एक संविदा डॉक्टर ने भी इस्तीफा दे दिया है। हैलेट का प्रशासनिक तंत्र इस्तीफे को नामंजूर करके कारण सिर्फ अपने काम के अतिरिक्त बोझ को बताकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। कोरोना वॉरियर्स को प्रताड़ित करने में निजी अस्पताल भी पीछे नहीं है। हाल ही में बाराबंकी के मेयो संस्थान के करीब 2 दर्जन डॉक्टरों ने शोषण और वेतन कटौती से नाराज होकर इस्तीफे तक दे दिए थे। प्रदेश के अस्पताल पहले ही पीपीई किट और मास्क समेत तमाम जरूरी सुरक्षा संसाधनों पर सवाल उठा रहे थे। अब कोविड ड्यूटी और अन्य प्रताड़नाओं के चलते इस्तीफे तक देने को मजबूर हो चले हैं। कोरोना संक्रमण काल में जो डॉक्टर्स हैं वो न सिर्फ वेतन के लिए प्रताड़ित किए जा रहे हैं, बल्कि उनके साथ ड्यूटी में भेदभाव भी हो रहा है। कुछ ही दिन पहले बाराबंकी के मेयो चिकित्सीय संस्थान ने 21 डॉक्टर्स को
नौकरी से बेदखल कर दिया था। संक्रमण काल के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नौकरियों को बचाने की गुहार लगा रहे हैं, कंपनियों से लोगों को ना निकालने की अपील कर रहे हैं, इसी बीच चिकित्सीय पेशे में 21 डॉक्टरों को नौकरी से निकालना वाकई गंभीर बात थी। लेकिन मेयो के प्रशासनिक तंत्र पर सरकार की तरफ से या शासन में बैठे अफसरों की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ये तस्वीर आपको दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 ड्यूटी में लगे धरती के भगवानों यानी डॉक्टर्स के साथ किस प्रकार का सलूक किया जा रहा है। ऐसे में सिर्फ कोरोना वॉरियर्स की उपाधि देने से ही डॉक्टरों का भला नहीं होगा, बल्कि कोरोना काल में अपनी ड्यूटी शिद्दत से निभा रहे डॉक्टरों के साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना पड़ेगा। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। वक्त है एक ब्रेक का। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया फिलहाल कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही है, पर इससे घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी सतर्कता और सावधानी से इससे बचा जाना संभव है। जैसे कि साबुन से अपने हाथों को बार बार धोएं। अपने हाथों को चेहरे पर बार बार ना लगाएं। खांसते व छींकते समय रुमाल का प्रयोग करें। बस इन्हीं छोटी छोटी सावधानियों से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। अपना बचाव ही कोरोना का इलाज है। न्यूज इंडिया की ओर से जनहित में जारी। भारतीय रेल ने चमत्कार किया है। देश की पटरियों पर रेलवे ने एक ऐसी ट्रेन दौड़ाई जो 2 किलोमीटर लंबी है। इस ट्रेन को 3 मालगाड़ियां जोड़कर तैयार किया गया। 177 वैगन वाली ये ट्रेन जब पटरी पर दौड़ी तो इतिहास बन गया। इस ट्रेन को देखिए और देखते रहिए, क्योंकि ये ट्रेन 2 किलोमीटर लंबी है। इंडियन रेलवे ने पटरियों पर 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाकर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इस ट्रेन को सुपर एनाकोंडा का नाम दिया गया है। ये पहली बार है जब देश में 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन दौड़ाई गई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेन का वीडियो शेयर करते हुए इसे सुपर एनाकोंडा बताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, माल से लदी हुई 177 वैगन वाली इस मालगाड़ी का पटरी पर दौड़ना इंडियन रेलवे के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 3 मालगाड़ियों को जोड़कर देश में पहली बार पटरियों पर 2 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी दौड़ाकर यह नया रिकॉर्ड बनाया है। ये ट्रेन एनाकोंडा फॉर्मेशन में उड़ीसा के लाचकुरा और राउरकेला के बीच दौड़ाई गई। इस ट्रेन में कुल 15,000 टन का सामान लोड था। ये अनोखा प्रयोग माल ढुलाई में लगने वाले समय की बचत के लिए किया गया। रेलवे के लिए इस ट्रेन को दौड़ाना इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि इसे मालवाहक ट्रेनों के सबसे व्यस्त मार्ग पर चलाया गया। इस ट्रेन में 3 मालगाड़ियों को एक साथ लगाया गया, जिसमें बिलासपुर और चक्रधरपुर डिवीजन के माध्यम से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के सामान की ढुलाई की गई। इस मालगाड़ी की अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही। ब्रजराज नगर के पास लाचकुरा से शुरू होकर ये सुपर एनाकोंडा 2 घंटे और 15 मिनट के रिकॉर्ड समय में राउरकेला स्टेशन पर पहुंची। इस ऑपरेशन में शामिल रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एक बार में 3 मालगाड़ियों को एक साथ चलाना एक रोमांचकारी अनुभव था। इसके लिए 6000 हॉर्स पावर की क्षमता वाले 3 इलेक्ट्रिक इंजन लगाए गए। साथ ही रेलवे ने लोडेड वैगन के रवाना होने के ठीक पहले एक साथ 3 खाली रैक भी चलाकर देखी। अब तक 2 ही मालगाड़ियों को एक में मिलाकर चलाया गया था, लेकिन ये पहली बार है जब 3 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़ा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। भारतीय रेलवे के निजीकरण की तैयारी ने रफ्तार पकड़ ली है। देश के 109 रूट्स पर प्राइवेट ट्रेन चलाने की तैयारी कर ली गई है।
वर्तमान में प्राइवेट ट्रेन के नाम पर 2 तेजस ट्रेनें प्रयोग में लाई जा रही हैं। पहली तेजस लखनऊ से दिल्ली और दूसरी अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाई गई है। भारतीय रेलवे अब धीरे धीरे निजीकरण की पटरी पर दौड़ने लगी है। सरकार ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। अब देश के प्रमुख 109 रेल मार्गों पर प्राइवेट ट्रेन चलाने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए बाकायदा रेल मंत्रालय ने निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 109 रेलवे मार्गों को 12 क्लस्टर्स में बांटा जाएगा, जिसमें 151 आधुनिक निजी ट्रेनें चलेंगी। हर ट्रेन में 16 मॉडर्न कोच होंगे, जो मेक इन इंडिया के फॉर्मूले पर भारत में बनाए जाएंगे। इस निजीकरण के प्रोजेक्ट की अवधि 35 साल की होगी। इसमें ड्राइवर और गार्ड इंडियन रेलवे का होगा, बाकी सभी चीजें प्राइवेट कंपनियों की होंगी। भारतीय रेलवे को इससे 30,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। ये भारतीय रेलवे नेटवर्क पर पैसेंजर ट्रेनों को चलाने के लिए निजी निवेश की पहली पहल है। इस परियोजना में ट्रेनों की खरीद, उनके लिए पैसा जुटाने, ट्रेनों के परिचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी निजी कंपनी की होगी, जबकि ड्राइवर और गार्ड रेलवे के होंगे। कंपनी अपने राजस्व में रेलवे को हिस्सेदारी देगी। साथ ही पटरी के इस्तेमाल के लिए भाड़ा और उपयोग के आधार पर बिजली का शुल्क भी भारतीय रेलवे को दिया जाएगा। खास बात यह है कि प्राइवेट कंपनियों को ऑपरेशन और मेंटेनेंस भारतीय रेलवे के मानकों के अनुसार ही करना होगा। साथ ही ट्रेन का किराया भी ट्रेन चलाने वाली प्राइवेट कंपनी अपने और बाजार के हिसाब से तय करेगी। रेलवे के इस कदम से अब यह तय हो गया है कि पहली बार बड़े लेवल पर सरकार ने प्राइवेट लोगों को ट्रेन चलाने की तैयारी कर ली है। हालांकि सरकार हर मोर्चे पर अब तक दावा करती रही है कि वो रेलवे का निजीकरण नहीं करने जा रही है। भारत में निर्मित होने वाली गाड़ियों की अधिकांश संख्या मेक इन इंडिया के तर्ज पर होगी। साथ ही ट्रेनों की अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए इसे डिजाइन किया जाएगा। इससे यात्रा के समय में पर्याप्त कमी होगी। निजी कंपनियां भारतीय रेलवे को निर्धारित ढुलाई शुल्क, वास्तविक खपत के अनुसार ऊर्जा शुल्क और पारदर्शी राजस्व प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित सकल राजस्व में हिस्सेदारी का भुगतान करेगा। वर्तमान में प्राइवेट ट्रेन के नाम पर 2 तेजस ट्रेन प्रयोग के तौर पर चलाई जा रही हैं। पहली तेजस लखनऊ से दिल्ली और दूसरी अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाई गई है। इस बीच ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि वो किसी भी सूरत में भारतीय रेलवे का निजीकरण नहीं होने देंगे। निजीकरण रेलवे का इलाज नहीं है। कर्मचारी रेलवे और देश की तरक्की के लिए बेहतर काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लिहाजा प्राइवेट कंपनियों को ट्रेन देने के बजाय रेलवे को ही चलाना चाहिए। शिव गोपाल मिश्रा ने तर्क दिया कि कोविड महामारी के बीच प्राइवेट ऑपरेटर्स ने हाथ खड़े कर दिए। सिर्फ रेलवे कर्मचारियों ने ही दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेनों का संचालन किया। उन्होंने कहा कि मालगाड़ियों के लिए अलग से बनाए जा रहे डीएफसी के चालू होने के बाद जो कैविएट बचेगी, उसमें प्राइवेट ट्रेन चलाने के बजाय रेलवे को ही ट्रेन चलानी चाहिए। लिहाजा निजीकरण का खुलकर विरोध भी होगा। सरकार को हमें विश्वास में लेना चाहिए। सरकारी कर्मचारी देश की तकदीर बदलने में कारगर साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है। 1 महीने के भीतर यानी 1 अगस्त तक प्रियंका गांधी को लोधी रोड स्थित सरकारी बंगला नंबर 35 खाली करना होगा। प्रियंका गांधी पर बंगले का 3,46,000 रुपए बकाया है। एसपीजी सुरक्षा नहीं होने की वजह से वो सरकारी बंगलों में नियमों के मुताबिक नहीं रह सकती। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उनका सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया है, जिसके लिए उन्हें 1 महीने का वक्त दिया गया है, यानी 1 अगस्त से पहले उन्हें अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। कोरोना वायरस के संकट काल और बॉर्डर पर चीन से जारी तनातनी के बीच भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में चल रही राजनीति लड़ाई और भी तेज हो गई है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली के लोधी एस्टेट स्थित सरकारी बंगले को छोड़ने का नोटिस मिला है। प्रियंका को 1 अगस्त तक इसे खाली करना होगा। कांग्रेस ने इसे खुद पर हमला बताया है। दरअसल पिछले साल नवंबर महीने में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में एसपीजी सुरक्षा को लेकर रिव्यू किया था। इसके बाद गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से एसपीजी कवर पास ले लिया गया था। अब इन तीनों के पास जेड प्लस सुरक्षा है, वो भी सीआरपीएफ के साथ। प्रियंका गांधी को इसी प्रोटेक्शन के साथ लोधी स्टेट में एक सरकारी बंगला अलॉट था। अब केंद्रीय सरकारी विकास मंत्रालय का कहना है
कि क्योंकि ये प्रोटेक्शन नहीं है इसलिए आपको 1 अगस्त तक बंगला खाली करना होगा। ऐसा ना करने पर अतिरिक्त किराया देना होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा को 21 फरवरी 1997 में लोधी रोड स्थित बंगला अलॉट किया गया था, जब उनके पास SPG सुरक्षा थी, लेकिन Z+ सुरक्षा में बंगला नहीं मिलता है। एजेंसी के अनुसार प्रियंका गांधी इस बंगले के लिए 37,000 रुपए प्रति महीने का किराया दे रही थी। इस खबर के साथ ही यूपी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने ये खबर मीडिया में पहुंचाई कि प्रियंका गांधी जल्द लखनऊ शिफ्ट होने वाली हैं। ये तो लॉकडाउन हो गया, नहीं तो अब तक लखनऊ शिफ्ट हो गई होती। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि प्रियंका जी पहले भी पूर्व केंद्र मंत्री शीला कौल के गोखले मार्ग स्थित बंगले में रह चुकी हैं। शीला कौल इंदिरा गांधी की मामी है और प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञान प्रोफेसर कैलाश नाथ कौल की पत्नी थी। प्रियंका गांधी वाड्रा के सरकारी बंगले को खाली करने के नोटिस को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार पर हमला बोला है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का नया ठिकाना राजधानी लखनऊ होगा, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर भी है। लेकिन देखना अब ये होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा के सरकारी बंगले को खाली करने को लेकर राजनीति कितनी गर्माती है। कैमरा पर्सन PC चौधरी के साथ रागनी पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। लल्लू का कहना है कि कांग्रेस के बढ़ते कदम देखकर सरकार डरी हुई है। सरकार लगातार झूठे मुकदमे लिख रही है। कांग्रेस नेता शाहनवाज की गिरफ्तारी एक ऐसे मामले में हुई जिसमें उनका नाम नहीं है। प्रदेश भर में सैकड़ों कार्यकर्ता पेट्रोल, डीजल, बेरोजगारी, दलितों पर अत्याचार पर आंदोलन करते हैं और सरकार उन पर मुकदमे लाद देती है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य का उद्घाटन करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा है। महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि हमने PM मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें उनसे अयोध्या का दौरा और राम मंदिर निर्माण गतिविधियों का उद्घाटन करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि इस दौरान कोई भीड़ भाड़ ना हो। दरअसल संत चाहते हैं कि राम मंदिर का काम सावन के महीने में शुरू हो जाए। ये महीना 6 जुलाई से शुरू होकर 3 अगस्त को समाप्त होगा। देश में शिक्षकों की नियुक्ति में सबसे बड़े घोटाले का खुलासा यूपी में हुआ है। बीते वर्षों में बेसिक शिक्षा विभाग में हजारों शिक्षकों ने फर्जी दस्तावेजों से सरकारी नौकरी न सिर्फ हथियाई बल्कि हजारों करोड़ रुपए का वेतन भी हजम कर डाला। यूपी में SIT और STF की शुरुआती जांच में जो खुलासे हो रहे हैं उससे हर कोई दंग है। कार्रवाई के नाम पर बड़े अफसर सिर्फ FIR और वेतन वसूली दिखाकर अपनी गर्दन बचाने की जुगत में हैं। हकीकत यह है कि प्रदेश में शिक्षा विभाग को माफियाओं के हाथों पिछली सरकारों ने मानो गिरवी रख दिया था। यूपी में आगरा के भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से जारी 2823 शिक्षकों की डिग्री फर्जी पाई गई है, जिन्होंने बेसिक शिक्षा महकमे के अधीन परिषदीय स्कूलों में नियुक्ति पाई थी। भर्तियां साल 2004-05 से लेकर साल 2016 तक पूरे प्रदेश में की गईं। फिलहाल 930 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। 497 शिक्षकों पर विभाग ने कार्रवाई का डंडा चलाया है। वहीं 1427 शिक्षकों से वेतन वसूली की तैयारी है, लेकिन बेसिक शिक्षा महकमे के आंकड़ों में भी बड़ा झोल है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा महकमे में सबसे बड़ा भर्ती घोटाला उजागर होने के बाद शिक्षकों की बर्खास्तगी पर ही शासन में बैठे बड़े अफसरों का पूरा जोर है। इसी बीच 1200 शिक्षकों ने अपनी डिग्री असली होने का दावा ठोका है। फिलहाल आगरा के भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की रिपोर्ट इन टीचरों की डिग्री के मामले में क्या कहती है, इस सवाल का जवाब अभी तक न सामने आया है और न ही शासन में बैठा कोई भी अफसर खुलकर इस पर बात करने को तैयार है। SIT जांच में हुए इस हैरत अंगेज खुलासे के बाद अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने फर्जी शिक्षकों से वसूली और FIR दर्ज करने के निर्देश जिलों को जारी कर दिए हैं। हर शिक्षक से औसतन 60 लाख की वेतन वसूली होना तय है। करीब 900 करोड़ की बड़ी सरकारी रकम इन फर्जी शिक्षकों से वसूली जाएगी। फिलहाल 3 जुलाई तक प्रदेश के अफसर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे। बेसिक शिक्षा महकमे की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में साफ तौर पे दिया है कि अगर शिक्षा महकमे के BSA और खंड विकास अधिकारियों ने शिक्षकों पर
एफआईआर के मामले में जरा भी लापरवाही बरती तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वर्षों से जिन फर्जी शिक्षकों को विभाग में भर्ती किया गया और वो नौकरी करते रहे, इसका जिम्मेदार कौन है और इसके दोषी अफसरों पर क्या कार्रवाई हुई, जब ये सवाल शासन में बैठे अफसरों से पूछा जाता है तो वो बगले झांकने लगते हैं। ये निहायत ही जरूरी है कि इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई की जाए। फिलहाल शासन के डर से बीएसए ने सभी जिलों में रिकवरी के नोटिस जारी करने शिक्षकों को शुरू कर दिए हैं। एसआईटी के पास शिक्षा महकमे के घोटालों की कई और जांचें भी हैं। दरअसल डिजिटल तकनीक से यूपी के शिक्षा महकमे में रोजाना नए घोटालों का खुलासा हो रहा है। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों का डाटा मानव संपदा पोर्टल और प्रेरणा ऐप पर अपलोड कराने के बाद फर्जीवाड़ों के नए किस्से सामने आए हैं। पूरा खेल 2008 से 2019 के बीच अंजाम दिया गया। मानव संपदा पोर्टल पर 15 जुलाई तक डाटा सत्यापित होने के बाद करीब 5000 से ज्यादा शिक्षकों के दस्तावेजों में गड़बड़ियां आना तय माना जा रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक डिजिटलीकरण पर जोर देते हैं। अब यही डिजिटल इंडिया तकनीक के इस दौर में उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े घोटालों की बखिया भी उधेड़ रहा है। मानव संपदा पोर्टल और प्रेरणा ऐप पर सत्यापन की जो रिपोर्ट दस्तावेजों के रूप में सामने आएगी वो निहायत ही चौंकाने वाली हो सकती है। अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि हजारों शिक्षकों ने दस्तावेजों में गड़बड़ियां करके बेसिक शिक्षा महकमे में वर्षों तक न सिर्फ नौकरियां की हैं बल्कि सैकड़ों करोड़ रुपया भी वेतन के रूप में डकार लिया है। एसआईटी के अलावा एसटीएफ ने भी सीएम योगी के आदेश पर यूपी में हजारों शिक्षकों के दस्तावेजों में धांधलियों की जांच शुरू की है। हजारों शिक्षकों ने नियुक्ति के समय जो पैन नंबर दिया था वो उस नाम के किसी अन्य शिक्षक के नाम पर दर्ज था। दरअसल शिक्षकों के द्वारा पैन नंबर बदले जाने की जानकारी जैसे ही शासन को मिली, सभी अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सैकड़ों ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें कई शिक्षकों का वेतन एक ही बैंक खाते में जमा किया जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घोटालों की जांच होते ही बेसिक शिक्षा विभाग के फर्जीवाड़े की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई। के बारे में जांच की थी जो अन्य लोगों के सर्टिफिकेट्स पर फेक आइडेंटिटी पर नौकरी कर रहे थे। ऐसे लोगों ने जो ओरिजिनल व्यक्ति है जिसके सर्टिफिकेट्स का इन्होंने इस्तेमाल किया है नौकरी करने के लिए, उसके पैन कार्ड का भी इस्तेमाल किया था। इससे जो ओरिजिनल व्यक्ति था उसके पास इनकम टैक्स की नोटिस आ गई, क्योंकि उसके पैन कार्ड पर जितना इनकम वो शो कर रहा था उससे अधिक ड्रॉ होना दिखाया जा रहा था। और ऐसे केसेस एसटीएफ द्वारा पकड़े गए। ऑब्वियस है कि जब ये बात ओपन हो गई, समाचार पत्रों में आ गई, तो बाकी लोगों ने जो इस प्रकार से नौकरी कर रहे थे उन्होंने अपने पैन कार्ड नंबर्स को चेंज करवाया। इसलिए अब हम लोगों ने ऐसे लोगों की लिस्ट मांगी है जिन्होंने पैन कार्ड चेंज कराया। और इसमें ये जरूर लाजमी है कि कुछ लोगों के पैन कार्ड नंबर्स टाइपोग्राफिकल एरर से या किसी और गलती के कारण गलत लिख गए होंगे और उन्हें ठीक कराया गया होगा, लेकिन ऐसी संख्या बहुत कम होनी चाहिए। यूपी की शिक्षा महकमे के खेल बड़े निराले हैं। हाल ही में अनामिका शुक्ला का प्रकरण सामने आया था, जिसमें खुलासा हुआ कि अनामिका खुद तो बेरोजगार थी, लेकिन उसके शैक्षिक दस्तावेजों पर 25 जिलों के कस्तूरबा स्कूलों में फर्जी शिक्षिकाएं नौकरी कर रही थीं। एसटीएफ की जांच आगे बढ़ी तो शिक्षा माफिया के पूरे खेल का पर्दाफाश हो गया। खुद बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने भी इस गंभीर मामले पर सफाई पेश की थी। सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से चर्चा में आया है, उसके आधार पर तुरंत ही विभाग ने संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अभी इस पूरे मामले की गहन जांच चल रही है। योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा महकमे में फर्जीवाड़ों को देखते हुए माध्यमिक और उच्च शिक्षा में भी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया शुरू की है। इस सिलसिले में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने हाल ही में सरकार की ओर से अपना पक्ष रखते हुए शिक्षा माफिया पर सख्ती की बात भी कही है। लेकिन इस तरह के फर्जीवाड़ों से एक बात जरूर निकलकर सामने आ रही है कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग को भिक्षा विभाग कहा जाता है। बेसिक शिक्षा महकमे में इतना बड़ा शिक्षक नियुक्ति घोटाला जो सामने आया है,
इसकी जांच देश की सबसे शीर्ष एजेंसी सीबीआई से कराई जानी चाहिए, क्योंकि पिछली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में उत्तर प्रदेश में कई घोटालों को अंजाम दिया गया और इसकी जांचें योगी सरकार सीबीआई से करा रही है। फिलहाल देखना ये भी लाजमी होगा कि जिन हजारों शिक्षकों की भर्तियां बेसिक शिक्षा महकमे में की गई हैं, इन शिक्षकों ने अपने भर्ती होने की एवज में शिक्षा विभाग के सैकड़ों अफसरों, मंत्रियों, नेताओं और विधायकों को अरबों रुपए की रिश्वत भी दी है। इसी रिश्वत के पैसों से इन बड़े भ्रष्टाचारियों ने उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में संपत्तियां भी अर्जित की हैं। ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ सरकार शिक्षकों पर शिकंजा कस रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, तो इन बड़े भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। तभी जीरो टॉलरेंस की नीति योगी सरकार पर पूरी तरह से फलीभूत होगी। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।